वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की उम्मीदों का बजट पेश किया है, लेकिन क्या यह बजट वाकई हर भारतवासी की उम्मीद पर खरा उतरा है? बात देखिए ज्ञान की भी हो रही थी, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र किया जा रहा था। ये भी जानेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्या वाकई हर वर्ग पर फोकस हुआ है। और इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। मेरे साथ सुभाष सप्रा जी जुड़े हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और देखिए, मेहमानों का रुख करने से पहले एक बार मैं बजट भाषण की जो बड़ी बातें थी वो मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक बार बजट भाषण की बड़ी बातें आप समझ लीजिए। भारत में ये जो बजट आज पेश हुआ है, 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। वित्त मंत्री ने कहा अपने भाषण में 10 लाख रोजगार के नए अवसर जो हैं वो पैदा किए हैं। आम जनता की आय जो है 50% से ज्यादा बढ़ी है। आम जनता की आय 50% से ज्यादा बढ़ने की बात कही है। हमने G20 की अध्यक्षता की। निर्मला सीतारमण ने कहा, G20 की अध्यक्षता का उन्होंने जिक्र किया। देश में 15 नए एम्स बनाए गए। देखिए, एम्स जिस तरह से नए बनाए गए, 15 नए एम्स का जिक्र हुआ। 5 साल में 2 करोड़ नए घर बनाए गए हैं। गरीबों को आवाज देने की बात भी उन्होंने अपने भाषण में की। इकोनॉमिक दौर गेम चेंजर साबित हुआ है, वित्त मंत्री ने कहा। गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस। देखिए, जिस ज्ञान की बात हम कर रहे थे उसका जिक्र भी उन्होंने किया। परफॉर्मर, रिफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर पर काम हुआ है। ये तमाम बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही हैं। चलिए अब सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी अर्थशास्त्री हैं मेरे साथ मौजूद, और मेरे साथ प्रियदर्शनी सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत आपका। नितिन बंसल मेरे साथ मौजूद हैं, सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ वीके जैन मौजूद हैं, व्यापार मंडल सचिव हैं। देखिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। अर्थशास्त्री हैं, थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बजट को। सबसे पहले अगर बात करें ज्ञान, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी किया था, आज वित्त मंत्री ने भी ज्ञान शब्द का उपयोग किया, जिसमें गरीब, युवा, किसान, अन्नदाता और नारी की बात हो रही थी। आप मानते हैं ज्ञान पर पूरा फोकस रहा इस बजट में? इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे जब स्टेट इलेक्शन हुए अपने इंडिया में, वहां भी मोदी साहब ने इन चारों पॉइंट्स पर, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो अन्नदाता है और चाहे वो नारी शक्ति है, इस पे इन्होंने पूरा जोर दिया हुआ था। पीछे जो 26 जनवरी अभी जो परेड हुआ इसमें रिपब्लिक डे पर, वहां भी उन्होंने नारी शक्ति को दर्शाया है। कल माननीय हमारी जो राष्ट्रपति महोदया, उनका जो अभिभाषण था, उसमें भी ये जो चारों जो पॉइंट्स हैं, जो ज्ञान है, उस पे उन्होंने फोकस किया। और आज वही उम्मीद थी भाई, ये जो बजट आने वाला है, चाहे वो अंतरिम बजट था, और ये भी हमें उम्मीद थी, क्योंकि फुल बजट है नहीं, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली नहीं है, क्योंकि अंतरिम जो बजट है ये अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए होता है। ये अभी 2-3 महीने में इलेक्शन होने जा रहा है, और उम्मीद है जो फुल बजट आएगा जुलाई में, तब वो असली बजट वही होता है। और उससे पहले वो इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, और अभी इसमें कोई इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं होता। ये तो वोट ऑन अकाउंट था, मतलब ये एक झलक थी। परंतु इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट को नारे जो है लुभावने, जो वहां वायदे करने थे, परंतु फिर भी ये बड़े बड़े वायदे करने से बचे हैं। आज हमारी जो वित्त मंत्री महोदया, उन्होंने 58 मिनट के अपने भाषण में, मैं ये कहूं, ना तो कोई राहत दी है और ना ही कोई बोझ डाला है। क्योंकि इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं। उसका जो पुराना जो स्टेटस था, जो रिजाइम था, और जो न्यू है वो भी एज इट इज रखा है। जो डायरेक्ट टैक्सेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी है, उसमें कोई चेंज, किसी तरह से चेंज नहीं किया। हालांकि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें उन्होंने 22% कर दिया, उसको घटाकर 22% किया है। हमें मतलब पहले से यही उम्मीद थी, परंतु इन्होंने हर फील्ड को टच किया है ज्यादा। ये जो है अंतरिम बजट होने की वजह से ये ज्यादा घोषणाएं नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने एक ब्लू इकोनॉमी
इस पे जोर दिया है। ब्लू इकोनॉमी मीन जो तटीय जो समुद्र जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज कैसे हो, उस पे इन्होंने जोर दिया है। इसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था पीछे, जो है पिछले साल का भी जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा था, ये जो है 17,86,816 करोड़ था। अब इन्होंने 2024 में इट वाज 5.8% और फिर जो 2025 का जो अनुमान जो दिया है इट इज 5.1%। उन्होंने ये कहा जो फिस्कल जो डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है उसको घटाया जाएगा। इसी तरह से एक स्टार्टअप भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इट इज ए प्रॉब्लम, हमारे देश बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी इन्होंने एक समिति का गठन किया है, क्योंकि आज हमारे चाइना को भी हम क्रॉस कर गए। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक बड़ा विस्फोट है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, इतना ज्यादा उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए समिति का गठन किया है। इसी साहब आपको रोक रही हूँ, पहले आप इस पे और विस्तार से बताइएगा, लेकिन पहले मैं सभी मेहमानों को जो है चर्चा में जोड़ लूं, एक एक करके रिएक्शन में सबसे ले लूं और बता दूं बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरे साथ किसान नेता हैं स्वामी इंद्र, वो भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि आप भी एक महिला है, तो महिलाओं की बात बहुत हो रही थी बजट में भी, बजट से पहले भी। कैसे देख रहे हैं महिलाओं के लिए इस बजट को? क्या वाकई? हाँ जी, देखिए, मुझे लगता है कि हर गृहिणी को ये आशा होती है कि बजट ऐसा आए जिससे कि वो भी दो पैसे, कभी कोई भी महिला जो घर चलाती है अपना, हर महिला का ये लक्ष्य होता है कि दो पैसे ऐसे बचा लिए जाए कि जब घर चलाया जाए तो कोई भी जरूरत पड़े, कुछ भी हो तो हमेशा दे दिया जाए। भारत में तो कम से कम यही प्रथा है और बहुत सालों से चली आ रही है। देखिए, सोचने वाली बात है कि इसमें कुछ पॉइंट बहुत ही सोचने वाले हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने 3000 आईआईटी बनवाए हैं। मैं हरियाणा की बात करती हूँ, हरियाणा में एक भी ऐसा आईआईटी नहीं है जो कि पूरा रनिंग पे है, तो ये कितनी बड़ी बात है। हरियाणा को तो इन्होंने कोई सौगात नहीं। एम्स का इन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन एम्स अभी भी वर्किंग पोजीशन पे नहीं है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, गुरुग्राम जो कि राजस्व का सबसे बड़ा केंद्र है हरियाणा में, ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल की तो हालत झज्जर है ही। तो सीधे स्वामी इंद्र जी का रुख करते हैं। आप देखिए, काफी कुछ कहना चाह रहे थे और जिस तरह से नेहा धवन जी को आपने सुना या फिर आज के बजट को भी हम सुने, आप कह रहे हैं किसानों के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन वित्त मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने सी फूड का निर्यात दोगुना करने की बात कही। 11.8 करोड़ किसानों को जो मदद दी गई है उसका उन्होंने जिक्र किया। स्वामी इंद्र जी, शायद यहां पर संपर्क टूट गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं सुभाष सप्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से आपने नेहा धवन जी को भी सुना, बीजेपी को आपने सुना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हमने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है, क्योंकि यातायात पर अगर अच्छे से काम करेंगे, सुचारू ढंग से चलेगा तो उससे अर्थव्यवस्था का भी लाभ होगा। इसके साथ ही गरीबों की अगर बात करें तो आवास देने की, पीएम आवास योजना का यहाँ पर जिक्र हुआ और सरकार ने कहीं ना कहीं गरीबों को आवास देने के लिए एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी मैं युवा साथियों को भी सोनीपत से सुन रहा था, रोजगार के लिए मैं जरा सा बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैडम बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, अभी इसमें घोषणा की गई है भाई 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 2014 में भी इसी तरह से जब मोदी साहब आए थे तो उन्होंने बोला था भाई इतनी हम जो है ना रोजगार देंगे, परंतु विपक्ष के पास जो बेरोजगारी है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से ही। आज हमारे हरियाणा में ही ले लो, हरियाणा में भी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने या अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ये बड़ा मुद्दा उठाया हुआ है। और चाहे वो एक सीएमआई एजेंसी है, चाहे वो प्राइवेट, चाहे उसका डाटा सही है या नहीं है, वो सत्ताधारी, कुछ स्टेट्स में सत्ताधारी जो है गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसको आधार मानती रही हैं और यहाँ भी उसको आधार कई बार माना जाता है। विपक्ष मान रहा है भाई यहाँ पे बेरोजगारी का रेट सबसे ज्यादा है। तो बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए, इस पे बहुत बड़ी जरूरत है। ये ठीक है, नए स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ यही बताया जो स्टार्टअप है उनकी जो टैक्स जो रेट है, जो टैक्स एजम्पशन है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है।
इसी तरह से अभी आपने पूछा है गरीबों के लिए आवास योजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना है या दीनदयाल प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं अफोर्डेबल, जो 24 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, 26 लाख रुपए का टू रूम सेट, गुड़गांव जैसे शहर में भी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी इमारतों में जो है ना, जहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड है वहाँ पे भी दिया जा रहा है। ये अच्छा प्रयास है। और गवर्नमेंट अगर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये ला रही है मतलब जो है आवास योजनाएं, तो ये बहुत बढ़िया। गरीब भी जो है ना आसानी से अपना घर बना सकता है, क्योंकि घर बनाना भी एक सपना होता है बहुत बड़ा। इसी तरह से और आपने अच्छा एक बार यूनिवर्सिटी के लिए भी बताना चाह रहा हूँ, इसमें आज घोषणा की गई है भाई 390 यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, क्योंकि वास्तव में ये पिछले 10 साल में 10 साल का ही मैडम पढ़ रहे थे जो माननीय वित्त मंत्री महोदय, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, अवार्ड भी लेने हैं इनको। मैडम इनके लिए भी मैं बीजेपी माननीय मैडम को बताना चाह रहा हूँ, 390 जो आपने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो नॉन अटेंडिंग पड़ी हुई हैं, उस पे नियंत्रण की जरूरत है। वो देश में विदेश में सिर्फ फर्जी डिग्रियां भी बांट रही हैं सरकार। मैं आपके माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, यूजीसी के ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उन पे नियंत्रण नहीं किया जा रहा। सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं हो जाता। अब हरियाणा में आपने कॉलेज बना दिए, अब कॉलेज में टीचर नहीं है, 60% पोस्ट खाली पड़ी है जी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में ये हाल है। स्कूलों में भी यही हाल है। मतलब इस पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है। अब हाउ विल यू इम्प्रूव देम है। अब इसके अलावा मैं इस पर एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं पहले नेहा धवन जी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर। नेहा धवन जी। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इसकी बात पर भी छोटा सा देना चाहूंगी, क्योंकि ये बार जो ये बात है ये बार बार उठती है सृष्टि जी। इसका एक बार आज ये जनता के सामने आना चाहिए कि कौन सी पोस्ट आज सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी हैं। पहली बात तो ये कि मैं सुभाष जी की बात से जो है उनको यही कहूंगी कि आपने आज हमारे संज्ञान में ये जो बात इस चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से लाई है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पिछले 10 सालों में, सुभाष जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे हरियाणा राज्य के स्तर पर भी हमने बहुत से चेक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लगाए हैं। और हमने नई यूनिवर्सिटीज भी इसीलिए खोली है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उनको एक कंपटीशन का भाव पैदा हो और उनको भी अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करना पड़े। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हमने फेक घोषित किया है। यूजीसी की साइट पर आप उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं और वो निरंतर अपडेट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिवर्सिटीज उसमें एड ऑन भी हुई हैं जो फेक घोषित की गई हैं उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए। अब दूसरी बात आती है कि हरियाणा राज्य या अन्य राज्यों में सरकारी स्कूल्स में, मैं स्पेसिफिकली हरियाणा की बात करूंगी, कई बार ये विपक्ष के लोग बात उठाते हैं कि यहाँ पर पोस्ट खाली हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि देखिए, हम एक प्रावधान रहता है कि 20 से कम बच्चे जिस स्कूल्स में हैं और उन स्कूलों में टीचर तो उपलब्ध है लेकिन बच्चे जो है वो 20 से कम है, क्योंकि पुरानी सरकारों के समय में कुछ ऐसी पोस्ट सैंक्शन करा दी गई थी जहां पर 14 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर भी पोस्ट सैंक्शन हो चुकी थी। लेकिन अब कौन सी पोस्टें खाली हुई हैं, क्योंकि 20 बच्चे कम है, अगर 19 भी बच्चे हैं तो उनको हमने मर्ज कर दिया है दूसरे बड़े स्कूल्स में। एक ही गांव में एक ही बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग में 3-3 स्कूल चल रहे थे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और सीनियर सेकेंडरी भी स्कूल चल रहा था। लेकिन वहां पर बच्चों की संख्या इतनी नहीं होने के कारण उनको मर्ज कर एक कर दिया गया, जिसको विपक्ष गलत नैरेटिव सेट करता है कि आपने स्कूल बंद किए हैं। वो स्कूल बंद नहीं हुए हैं, वो स्कूल मर्ज हुए हैं। और दूसरी बात, जहां पर भी 20 बच्चों के प्रावधान से ज्यादा बच्चे आते हैं, 21 बच्चे भी हुए, तो हमने उसके लिए अलग प्रावधान किया है। तो टीचर्स की कमी यहाँ पर नहीं है। टीचर्स की कमी का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है वो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। स्कूल मर्ज हुए हैं, ना कि बंद हुए हैं। एक भी स्कूल हमने बंद नहीं किया है, हमने मर्ज किया है। और जहां पर पोस्ट सैंक्शन हो चुकी हैं वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए वो सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। क्योंकि भाई भतीजावाद में घर बैठे जो नौकरी कर रहे थे, स्कूल नहीं जाते थे, घर पर ही अपनी सैलरी देते थे। आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ मैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं बजट के बाद, उनका पहला रिएक्शन सामने आ रहा है। चलिए सीधे आपको। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में
4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट पेश होने के बाद ही उनका पहला फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सामने आया है। किसानों की बात उन्होंने की, आवास घर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही आय के नए अवसर बनाने पर हमारा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देखिए, बिजली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को सोलर सिस्टम के माध्यम से फ्री बिजली प्राप्त होगी। ये तमाम बातें बजट की मुख्य बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि ज्यादा देर नहीं बोले, थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहां पर वो रख गए जिसमें उन्होंने गरीबों की भी बात कर दी, महिलाओं की भी बात कर दी, किसानों की भी बात कर दी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, गरीबों को आवाज देने की बात, किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में है, आय किस तरह से युवाओं की बढ़े, युवाओं पर भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह से फोकस रहा है इस बजट में। अब सबसे पहले मैं किसान नेता लगातार स्वामी इंद्र जी जो हैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं का रिएक्शन लेती हूँ क्योंकि किसानों की बात हो रही थी। स्वामी इंद्र साहब, नैनो डीएपी का उपयोग, पीएम मत्स्य योजना का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रहा है सरकार का, पीएम मोदी ने कहा है। देखिए सृष्टि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आप आगे हमारे बोल गए। उन्होंने कहा किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के विस्तार हुआ है। एक योजना नहीं बता पाए, एक बात नहीं बता पाए। खुद प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए। पत्र लिखा करते जब वो मुख्यमंत्री थे। कह तो रहे हैं वो पीएम मत्स्य योजना का विस्तार हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, क्या विस्तार हुआ बताए ना। तो विस्तार केंद्र विस्तार हो गया। अगर बेटे का नाम विकास रख देते बेटा विकास हो गया? नहीं, विकास नाम रखने से इसका विकास नहीं होता। आप भ्रातृत्व उतरिए। प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट में जब आप गए थे और आज पार्लियामेंट में आप हैं,
आपको एमएसपी का गारंटी कानून की चर्चा करनी चाहिए थी। कितना समय निकल चुका है। किसान जब दिल्ली में आपके आश्वासन से अपने आंदोलन को किसानों ने स्थगित किया, अपने घरों में गए, ये उम्मीद लेके गए थे कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आएंगे। आज भी आप बात ही बात कर रहे हैं। एक शब्द नहीं आपने उन किसानों के लिए कहा जो आज हमारे बीच में रहे। 750 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके परिवारों के लिए, वंचितों के लिए नहीं कहा कि वो वंचित परिवार जिनके सिर से साया उठ गया, उनके परिवारों को सरकार कुछ अनुदान को सहयोग करेगी। आप प्रधानमंत्री की मात्र ये बात कहते हैं कि भाई हमने किसानों को सम्मान निधि दे दी। वो सम्मान निधि से होने वाला क्या है, मेरा ये बताइए ना। क्या आप खैरात पे खड़ा करना चाहते हैं किसान को? जब से आप शासन में आए हैं, आपने एक भी कार्यकाल में आपने किसान को बोनस देने का काम नहीं किया। आपके कार्यकाल में किसान को बोनस नहीं मिला कि उसको आपने शाबाशी दी हो कि बहुत अच्छा उत्पादन लेकर आए हैं आप, तो आपको बोनस दिया जाता है। नहीं, ये सरकार कर क्या रही है? सिर्फ लोग लुभानी बातें करती है, देश में लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। कहीं भी आप जहां महिला की बात करती हैं तो बेटियां दिन रात सड़कों में बैठी रही, जंतर मंत्र बोलती रही। एक भी शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी आपने बेटियों के सम्मान में नहीं कहा कि बेटियां सही है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तमाम ऐसी बातें आज हम देख रहे हैं कि देश में कहीं भी हमारे को नजर नहीं आ रही। ना बेटियों का सम्मान है, ना देश के अन्नदाता का सम्मान है, ना इस देश की आम जनता का। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी संबोधित किया और हमारे किसान भाई नेता से मैं एकदम सहमत हूँ कि किसानों के बारे में एक भी धरातल पे कोई भी योजना के बारे में उन्होंने नहीं बताया। और ये दुर्भाग्य है क्योंकि सबने देखा है कि किस तरीके से एक व्यापक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं किसान आंदोलन हुआ, जिसमें कि कितने किसानों ने शहादत दी। और सबको मालूम है कि पराली मशीन के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। पराली मशीन, इस किस्म की 2 पराली मशीनें बनाई गई हैं। एक छोटी मशीन जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए बनाई गई थी 5 लाख रुपए की, और एक जो लैंड हेक्टर के हिसाब से बड़े किसान हैं, यानी कि जिनके पास एक बड़ा लैंडफिल है, उनके लिए भी बनाई गई थी। और ये बोला गया था कि भाई हम आपको ये मशीनें प्रोवाइड करेंगे। आपको आश्चर्यजनक ये बात बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सरकार जो है सिर्फ कागजी काम करती है। स्मॉल फार्मर को, मतलब कि जो छोटे किसान हैं, उनको 5 लाख की मशीनें मुहैया ही नहीं करवाई गई हैं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूं मैं वाकई जो क्षेत्रों में गई हूं, जिन क्षेत्रों में मैंने सर्वे किया है, चाहे जींद ले लीजिए, चाहे झज्जर ले लीजिए, चाहे नारनौल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आज की डिबेट से कंसर्न जी है? बिल्कुल है कंसर्न, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की बात बिल्कुल है कंसर्न। नेहा जी सुनिए, नेहा जी पेशेंस रखिए, सुनिए। उसके बाद आयुष्मान योजना की बात करें, अगर आयुष्मान योजना के बारे में क्या, बजट के लिए बात करिए ना, बजट के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसानों का तो उन्होंने ही बोला। फिर पंजाब की बात आएगी कि सबसे ज्यादा पराली पंजाब ने जलाई थी। आप लैंडफिल आपको मालूम है कि पंजाब का कितना है और यहाँ का हरियाणा का कितना है? बनता नहीं है लैंडफिल कितना है? आप 9 साल से सरकार में हैं, आप 9 साल से सरकार में हैं, 9 साल से आप सरकार में हैं, और हम 1.5 साल से सरकार में हैं। 52% पराली पे हमने रोकथाम की है। डीओ कंपोजिशन से हमने जिसको कहते हैं बिजनेस जनरेट किया है। आप बजट पर आइए, मुद्दे की बात, बजट की बात कर रहे हैं, करिए, बजट की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए। किसान विरोधी तो मैंने बोल ही दिया। आयुष्मान योजना की बात करें तो ये आयुष्मान योजना कितना बड़ा फ्रॉड है, इसकी मैं बात करूं। ये जो कार्ड इन्होंने दिया है, ये अगर आप कहीं भी जाइएगा ये काम ही नहीं करता। उज्ज्वला योजना तो आपको पता चलता। उज्ज्वला योजना की बातें करें, अगर उज्ज्वला योजना अगर गरीब होती जो तो आपको पता चलता आयुष्मान योजना का लाभ क्या है। मैं मैडम अपने, मुझे नहीं मालूम है कि आप कितना क्षेत्र में निकलती हैं, लेकिन मैं अपनी विधानसभा में हर रोज निकलती हूँ, और कितने लोग आयुष्मान योजना के फ्रॉड से एसडीएम ऑफिस में खड़े रहते हैं, रोज ज्ञापन देके आते हैं, और उनके साथ में जाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए। आयुष्मान योजना अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। किन लोगों को मिल रहा है? देखिए, तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, जमीनी हकीकत पे बात करते हैं।
देखिए जमीनी हकीकत पे बात करते हैं नेहा जी, देखिए आपको मैं तथ्यों पे जमीनी बात हकीकत करिए। की बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता आपको? जैसे आपने सुनाई नहीं देता क्या होता है, क्या शब्दावली है आपकी? नहीं देखिए, अब क्या शब्दावली है? बहस नहीं करेंगे इस पर। मर्यादित तरीके से आराम आप से ये बात चर्चा करिए, चल रही अगर थी। अधिकार में आती है, आप मर्यादित हो जाती है। आयुष्मान जबान कार्ड पे का कंट्रोल नहीं है benefit क्या? मैं आप दोनों को रोकूंगी, मैं आप दोनों को रोकूंगी। जबान नेहा पे धवन कंट्रोल जी, नहीं है क्या? प्रियदर्शनी जी, मैं आप दोनों हमेशा को जब रोकना भी चाहूंगी। स्टेटमेंट मारती है बदतमीजी नहीं से ठीक है, आप इस तरह से बहस मत कीजिए। देखिए बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा चल रही थी। नहीं प्रियदर्शनी जी, देखिए नहीं, अब ये इन सब शब्दों का उपयोग मत कीजिए। देखिए आप शांत रहिए, मैं अब ठीक है। नहीं प्रियदर्शनी जी, आप देखिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी नहीं आप देखिए गलत करेंगे तो इनसे ज्यादा खराब करना चाहिए। नहीं आप गलत, देखिए आपको जनता सुनती है, आपको जनता सुनती है, आप जनता पर कैसा रिएक्शन डालेंगे अपनी बातों का, आप उस पर देखिए। अगर मर्यादा में बात करेंगी तो मर्यादा में बात करूंगी मैं इनसे। हर डिबेट में आती है बदतमीजी करने लगती है। भटक रही है, ठीक है, मैं मर्यादा मेरी भंग कर रही है। रहने दीजिए, छोड़िए, आपकी मर्यादा दी, ये लोगों ने देख लिया। नहीं प्रियदर्शी जी, जिस तरह से ठीक है प्रियदर्शनी जी, अब आप रुक जाइए। अपनी मर्यादा अपने पास रखिए, सबको मालूम है कितनी मर्यादित है आप। लाइए मत। आयुष्मान योजना की बात करें, वो मैंने बोल दिया है। यूनिवर्सिटी की क्या बात कर रही हैं आप? कैसे बात नेहा धवन जी, आप सुन लीजिए, चलिए उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। नेहा धवन जी, आप देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नेहा धवन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बात पूरी हो जाए, फिर मैं कंटिन्यू की बात करें। ठीक है नेहा धवन जी, तो नहीं आप फटाफट से बात अपनी पूरी कीजिए। इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगी तो मैं भी करूंगी। नहीं उन्होंने अब वो आपकी बात सुन रहे हैं सभी। आप फटाफट से बात प्रियदर्शनी जी पूरी कीजिए। यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से बात की, जैसे कि आप ये बार बार नेहा जी बोलती हैं कि एक्सपर्ट की बात सुनिए, एक्सपर्ट की बात मानिए, तो चलिए मैं भी एक्सपर्ट की बात मान लेती हूँ। अभी हमारे एक्सपर्ट ने बोला कि किस तरीके से घपला हो रहा है यूनिवर्सिटियों के नाम पे, किस तरीके से फ्रॉड किस तरीके से फेक डिग्री बनाई जा रही है, बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। खैर इनको क्या फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनके पास तो खुद चौथी पांच राजा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास फेक डिग्रीज हो या ना हो, क्योंकि नहीं आप देखिए पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्रियदर्शनी जी। आप नहीं देखिए, आप बजट पर फोकस रखिए ना अपना। देखिए ऐसे डिरेल हो जाएगी चर्चा, ऐसे डिरेल हो जाएगी। आप तो ठीक है, इस तरह की टीका टिप्पणी मत कीजिए। कीजिए देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी एमए तक की डिग्री पब्लिक है, उनकी एमए तक की डिग्री पब्लिक है। नहीं देखिए, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। नेहा धवन जी, प्रियदर्शनी जी, आप दोनों को मैं रोक रही हूँ। यहाँ पे हम किसी की शिक्षा किसके पास कितनी है, कितने सर्टिफिकेट है, उसका जिक्र करने हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। मैं सीधे अब यहाँ पर वीके जैन जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है वीके जैन जी, आप बताइए। देखिए रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी उम्मीदें थी, और अन्य सेक्टर एमएसएमई का इससे पहले आपने जिक्र किया था, उसमें आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग इससे जो है वो खुश नजर आया है। अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, कह रहे हैं गरीबों के लिए हमने खास फोकस किया है। आवास जिस तरह से गरीबों को देने की बात हुई है, या फिर लखपति दीदी 2 करोड़ का लक्ष्य था लेकिन अब उसको बढ़ाकर 3 करोड़ करेंगे, तो क्या आप मान रहे हैं कि गरीबों के साथ साथ महिलाओं पर यहाँ पर जो ध्यान था वो सरकार का रहा है इस बजट में? और इसके साथ ही अगर रियल एस्टेट पर भी अगर आप थोड़ी जानकारी दे दें। बिल्कुल, सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है इस ओर। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, रियल एस्टेट को भी बहुत सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें लाइसेंस दिए गए हैं, नवीनीकरण किया गया है, सब तरीके से सुविधाएं, उनमें चहुमुखी विकास हो रहा है। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, उसमें भी योजना में इन्होंने बता ही दिया है कि 2 करोड़ से 3 करोड़ लखपति दीदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने 26 जनवरी की परेड में भी देखा होगा महिलाओं को कितना भागीदारी दी गई, इतनी महिलाएं कभी भी नहीं रही जितनी इस 26 जनवरी में दिखाई दी। सब जगह महिलाओं का विकास हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। 26 जनवरी की भी वो तस्वीरें सभी को याद है जब महिलाओं को, नारी शक्ति को, जिस तरह से भारत हर बार नारी शक्ति की बात करता है उस पर कहीं ना कहीं फोकस जो है वो किया गया था। सापरा साहब देखिए, टैक्स पर भी हमने नेहा धवन जी को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ ही जब वित्त मंत्री टैक्स पर बोल रही थी, वो कह रही थी हमारा फोकस है करदाता सेवाओं में सुधार करने पर, विशेष जोर जो है हमारा रहेगा। तो क्या माना जाए, क्योंकि अंतरिम बजट की बात यहाँ
पर बार बार हो रही है कि इसमें ज्यादा लोक लुभावन वादे नहीं कर सकते थे, इसलिए सोच समझकर बैलेंस रखते हुए ये जो निर्णय है या जो ये बजट है वो पेश किया गया है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, देयर इज नो चेंज, कोई स्लैब में कोई चेंज नहीं। मैंने पहले बताया जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें कोई चेंज नहीं, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी रिड्यूस किया है। इट इज नाउ इट इज 22%। जहां तक इसमें आज मैडम वित्त मंत्री महोदया ने ये बताया है, भाई जो इनकम टैक्स जो भरना या जो इनकम टैक्स की जो प्रक्रिया है सारी की सारी वो बड़ी आसान कर दी गई है, और अब रिफंड भी बहुत जल्दी आ जाता है। पहले तो रिफंड आने में भी 2-2, 3-3 साल लग जाते थे, अब तो महीने 2-3 महीने में रिफंड आ जाता है, अपने आप अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बात नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी। और अभी आज इस बजट में ये भी बताया गया है कि 10 साल में 3 गुना इनकम टैक्स हुआ है, और वैसे जो इनकम टैक्स के जो ITR हैं वो भी कई करोड़ों बढ़ चुकी हैं अब, जो है ना, पहले की तुलना में। GST का कलेक्शन भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू में कमी नहीं है बिल्कुल ही। और उसी के आधार पर गवर्नमेंट ने ये भी बताया भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 11% जो है ना उस पर खर्च किया जाएगा। इसी तरह से डिफेंस पे भी 11.1% उसको बढ़ाया गया है। मतलब मेन चीज है इसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट को बेस्ट यूज कैसे हो इस बजट का, ये बहुत जरूरी होता है। अभी मैं पीछे 2019 में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट को इनकम तो चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कई लाखों करोड़ों रुपया हर साल आता है, हाँ जी, रोजगार भी चाहिए, संसाधन हर तरह से, गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए, गवर्नमेंट कलेक्शन तो कर रही है बढ़िया, बट उसको बेस्ट यूज कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, ये बहुत जरूरी है। जब तक पूरी अच्छी तरह से पारदर्शिता, चाहे वो नौकरी अपॉइंटमेंट हो, मतलब भर्ती में हो। अब लीकेज मामले में भी कई बार पेपर लीक होते थे, कल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, भाई जो पेपर लीक करेगा उसको जो है ना सजा दी जाएगी, उस पर जुर्माना होगा। गवर्नमेंट दे आर डूइंग देयर बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्होंने अभी जो रेलवे है उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। वंदे मातरम वाले 40,000 डिब्बे वंदे मातरम के तर्ज पे उसको इम्प्रूव किया जाएगा, या रेलवे को समुद्री जो मार्ग है उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो जब तक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया नहीं होगी, गरीब बंदा ट्रेन में चलता है बड़ी बड़ी, उसके पास BMW तो है नहीं, वो तो नेताओं के पास है या ब्यूरोक्रेट्स के पास है या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास है। एक जो रेल जो संसाधन है, पुराने टाइम में हमने देखा है, हम भी रेल यात्रा करते रहे हैं, इतना बुरा हाल होता था। गवर्नमेंट ने, मतलब मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मैं ना तो किसी का अच्छा कर रहा हूँ ना किसी के विपक्ष में बोल रहा हूँ, बट पिछले कई सालों से रेलवे में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, साफ सुथरे हुए हैं। अभी पर्यटन को पूरा बढ़ावा दिया, इसमें पर्यटन पे पूरा जोर दिया गया है, चाहे जो पर्यटन जो अध्यात्म है या कॉन्फ्रेंस पर्यटन की तरफ ध्यान दिया गया है, जो पर्यटन केंद्र को डेवलप किया जाएगा। अब कितना वो हो पाता है, अभी अयोध्या, पहले हम भी अयोध्या गए थे, मुझे याद है क्या हाल था वहां पे, और अभी तो जाना नहीं हो पाया। वहां पे किस तरह का एयरपोर्ट बना है, या किस तरह से अयोध्या का विकास हुआ, तो आम जनता जा रही है वहां पे, है जय श्री राम किसी का भी नहीं है, हम तो पॉलिटिकल पर्सन है ही नहीं, पर बट ऑल आर डूइंग देयर, उनकी जो भावना है, एक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो इससे रोजगार भी होता है। हमारा देश में लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, दूसरे देशों की तुलना में। यहाँ वहाँ पे तो दूसरी कल्चर है, यहाँ पे दूसरी कल्चर है। सुबह शाम माँ बाप के पांव छूते हैं, तो लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, सारे जाते हैं। मतलब अगर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देती है तो बिल्कुल रोजगार के अवसर भी डेवलप होते हैं। वहाँ पे देखो अब अयोध्या में क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लॉट्स महंगे हो गए जी, हम देखते हैं, सुना है, मतलब इतना बुरा, मतलब जो है ना, काफी दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सपने साहब, आप रोजगार की बात कर रहे थे, मैं इस पर भी आपसे रिएक्शन लूंगी। जिस तरह से हरियाणा का भी जिक्र हो रहा था, विदेश में इजराइल भेजने की बात युवाओं को हो रही थी, कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसका विरोध किया, उस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन मैं नितिन बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। बंसल साहब, आप ये बताइए, सैलरीड क्लास को कहा जा रहा है कि ज्यादा फायदा इससे नहीं हुआ है, इसके साथ ही सरकार ने ब्लू इकोनॉमी 2.0 का जिक्र किया है, और सरकार ने कहा है कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना जो है वो शुरू होगी, इसको किस तरह से आप समझाएंगे? मैडम, हमारी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2019 के दौरान एक लाइन कही थी, यकीन हो तो कोई भी रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर तो दीपक भी जलता है जी। तो आज ये चुनावी साल है, तो हमें यह दर्शकों को भी यह जानने की आवश्यकता है, यह समझने की आवश्यकता है भी उनको अपना वोट डालना है। तो क्या ये 9 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट
और हम देखें 10 इयर्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, इनमें क्या क्रांतिकारी, अगर मैं अब आज टैक्स को ही अगर सीमित करूं तो क्या बिजनेस क्या और अपने व्यापार से संबंधित 10 साल में यूपीए में काम हुआ और 9 साल की मोदी गारंटी में काम हुआ। तो मैं देखता हूं क्रांतिकारी सरकार यह सरकार है और बहुत क्रांतिकारी डिसीजन सरकार ने लिए, चाहे जीएसटी लागू से लेकर, चाहे रेरा एक्ट लाकर, चाहे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाकर, हर पहलू से क्रांतिकारी। मोदी सरकार खाली वोट बैंक को ना देखते हुए एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ भी ध्यान दे रही है कि आज तो ठीक है जो चल रहा है, बट फ्यूचर में भी चीजें कंटिन्यू रहे, कोई मतलब देश की अर्थव्यवस्था खराब ना हो। तो आज हर तरीके से मैं देखता हूं कि सरकार प्रतिबद्ध और क्रांतिकारी व्यापार को लेकर बदलाव लेके आ रही है, जिससे आने वाले समय में आज तो फायदा मिल ही रहा है, आगे भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। और जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं तो खाली भारत सरकार की नहीं, आज हमें भारतीयों की भी प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है कि कितने हम सशक्त हो चुके हैं। अगर आज हम बात करें 500 फॉर्चून कंपनीज वर्ल्ड की, उसमें 50 कंपनियां हमारे भारतीय जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं वो चला रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो। अभी हमने देखा पराग अग्रवाल जी ने ट्विटर का सीईओ बनकर पूरे देश को सम्मानित किया था। तो आज भारतीय भी प्रतिबद्ध है अपने जिम्मेदारी को लेकर, और विश्व में आज भारत एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। और मैं मानता हूं आने वाले समय में भी भारत हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा और हम जल्द पहले नंबर पर आने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जब वो बजट पेश कर रही थी तो एक बात कही कि 2014 में जब उनकी सरकार ने बागडोर संभाली थी, उसके बाद से लेकर अब तक अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास हुआ है। जो परिवर्तन अर्थव्यवस्था में हुआ है वो बहुत बड़ा और अच्छा खासा हुआ है। आप भी देख रहे हैं सर्वांगीण विकास हुआ है अर्थव्यवस्था का? हाँ जी, जैसा कि आप मैडम ने भी कहा, हर एरिया पे फोकस रहता है सरकार का। अगर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हम उनकी सफलता देखें तो कोरोना महामारी के दौरान जहां बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था फेल हो गई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल टिकी रही। और मैं मानता हूं वित्त मंत्री के सार्थक प्रयास थे कि जो आज भारत इतनी, चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक से लेकर और चाहे ये विश्व युद्ध से लेकर, हर समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ देख रही है। तो सरकार के सार्थक प्रयास हैं। ऑलवेज देयर आर चैलेंजेस हमेशा ही रहेंगे, और उनके लिए कैसे आगे बढ़ना है उस पर सरकार, अभी मोदी जी भी कह रहे थे कि हम अपना लक्ष्य एक अचीव कर एक नया लक्ष्य सरकार के लिए तैयार करते हैं। तो ये भी एक ग्रेट विजन है कि पहले आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, फिर एक नया लक्ष्य सरकार ही खुद अपने लिए सेट कर रही है। तो देखता हूं मैं सब आर्थिक व्यवस्था ऐसे ही दुरुस्त रहेगी और देश आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखिए बजट को लेकर सरकार की तरफ की साथ में एक और कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। 3,60,000 करोड़ का लोन है इस समय हरियाणा पे। आप ये सोचिए, तो क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारी के ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ नहीं बोला है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हिंदुस्तान पे सारे विश्व की निगाहें हैं, और ऐसी निगाहें हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा यूथ चंक है और हम उसे इजराइल भेज रहे हैं लड़ाई करने के लिए। मतलब कि क्या यूथ चंक के लिए हम लोग कोई भी रोजगार जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं? और जो स्टार्टअप इंडिया की और मेक इन इंडिया का जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, मेक इन इंडिया का भी जो हुआ था वो कितना बड़ा फ्लॉप है ये सबको मालूम है। मेक इन इंडिया क्या 10 साल में भी ये सक्सेसफुल नहीं कर पाए? क्या बन रहा है? क्या इंपोर्ट क्वालिटी है? आप ज्यादा नहीं बोल रहे? क्या आपको लग रहा है महिलाओं के लिए ज्यादा जो उम्मीदें गृहिणियों ने खास तौर पर बांधी हुई थी वो पूरी नहीं हुई है? महिलाओं के लिए भी नहीं पूरी हुई है। ये तो जब से सरकार बनी है ये महिला विरोधी देखिए सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं दुर्भाग्य ये देखिए कि हमारी वित्त मंत्री एक महिला खुद होते हुए भी इन्होंने महिलाओं के लिए कोई सौगात नहीं दी। युवा जो कि इतने चंक में हमारे पास जो बेरोजगार घूम रहे हैं, सुसाइड रेट बढ़ गया है, उसके बाद भी इन्होंने कोई सौगात उसके लिए भी नहीं दी है। ठीक है, सिर्फ जीडीपी, एक मिनट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ जीडीपी सिर्फ दर नहीं होती है किसी भी इकोनॉमिक्स को एनालाइज करने के लिए। प्लीज समझिए इस बात को, और जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हमारे पिछले 4 साल में 58% ब्रेन ड्रेन पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गया है। ब्रेन ड्रेन का अगर मैं सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊं, ब्रेन ड्रेन का अर्थ होता है कि किस तरीके से युवा जो यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, भारत की धरती के होते हैं, एक ऐसे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनको विदेशों की तरफ जाना पड़ता है नौकरियों के लिए, क्योंकि हमारा देश
वो रोजगार उनको नहीं दे पाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की जो क्रीम जिसको हम कहीं ना कहीं रोजगार पर आप बात करिए प्रियदर्शनी जी, उस पर भी मैं आऊंगी। अब मैं रिएक्शन यहाँ पर नितिन बंसल जी का लेना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी कह रही है बहुत बैलेंस्ड बजट है, सोच समझ कर ये बजट लाया गया है, क्योंकि अंतरिम बजट है तो ज्यादा घोषणाएं कर भी नहीं सकते थे। टैक्स पेयर्स की अगर हम बात करें, काफी उम्मीदें उन्होंने लगाई थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। आप किस तरह से देख रहे हैं नितिन? मैम, अगर मैं बात करूं अंतरिम, पहले हम देखते थे कि बजट के माध्यम से ही सारी घोषणाएं, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले सरकार बजट के माध्यम से ही सारी घोषणाएं करती थी। बट मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, आज नोटिफिकेशंस, इंटरनल सर्कुलर के माध्यम से इतने बदलाव इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट में हमें देखने को मिलते हैं। तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि बजट के माध्यम से ही लोगों तक सौगात पहुँचाई जाए। अलग अलग तरीके से सरकार अपने सर्कुलर से, नोटिफिकेशन से भी चेंजेस लाती रहती है। और जैसा कि पिछली बार हमने देखा 7 लाख तक इनकम ऑलरेडी एग्जेम्प्ट कर चुकी थी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो मैं यह देखता हूं कि सिर्फ चुनावी फायदा ना उठाने के लिए, सिर्फ घोषणाएं ना करने के लिए, क्योंकि हमें एक रेवेन्यू साइड भी गवर्नमेंट का फोकस होता है हमेशा। तो अगर माननीय वित्त मंत्री सिर्फ वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए आज इसको 7 लाख से 8 लाख तक कर सकती थी, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार एक रेवेन्यू पार्ट, एक फ्यूचर के लिए भी एक प्लान बना के कार्य करती है, ना कि सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए। और अगर मैं बात करूं, आज एमएसएमईज पर बहुत एक फोकस भारत का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हरियाणा सरकार का एमएसएमईज पे एक बड़ा फोकस है। एक आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, भारत सरकार की एक स्कीम CGTMSE, जिसमें 5 करोड़ तक आपको लोन मिलता है बिना किसी कोलेटरल के। यह स्कीम बड़ी एमएसएमईज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आज साबित हो रही है। अगर आप 5 करोड़ तक लोन ले पा रहे हैं किसी कोलेटरल के बिना, और पेमेंट टू एमएसएमईज भी गवर्नमेंट अलग अलग माध्यम से एमएसएमई एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके पेमेंट एमएसएमईज की भी सरकार इंश्योर कर रही है। 45 दिन में अगर अब आप पेमेंट नहीं करते, अभी एक सर्कुलर आया जिसमें अगर आपकी टाइमली पेमेंट नहीं है एमएसएमईज की, तो आपका वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के लिए। तो एमएसएमईज पे सरकार का फोकस है, डिजिटलाइजेशन पे फोकस है। हर मतलब अगर आज महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ा एक अच्छा नजारा था जब आज एक महिला ने, वित्त मंत्री महिला है और राष्ट्रपति भी एक हमारी महिला, आदिवासी महिला है। तो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, बजट पेश करने से पहले जब राष्ट्रपति भवन जाकर मैम से इसकी अनुमति ली, तो एक बड़ा अच्छा नजारा आज हम सबको ये देखने को मिला। तो मैं मानता हूँ हर एक तरीके से सरकार का फोकस है और सरकार प्रतिबद्ध है हर तरीके से, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात करें, किसानों के सशक्तिकरण की बात करें, युवा के सशक्तिकरण की बात करें। धन्यवाद। ठीक है जैन साहब, मेक इन इंडिया की सरकार बात करती है, एमएसएमई का जिक्र यहाँ पर आपने सुना, नितिन बंसल जी भी कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि फोकस अच्छा रहा। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? वास्तव में फोकस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये बहुत संतुलित बजट है। लोक लुभावना बजट नहीं है। अगर लोक लुभावना बजट देना होता तो किसी प्रकार की भी घोषणा इस समय कर सकते थे, मगर नहीं की। इसका मतलब यथार्थ की तरफ, धरती की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार पे इस पे फर्क बहुत पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार जिसका नहीं था वो व्यापार अपना बढ़ा रहा है, नए व्यापार खोल रहा है। लोन लेने से ही व्यापार बढ़ता है, आगे आगे चलता है। ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं, सब व्यापार लोन पे ही चलती हैं। अगर लोन में दिक्कत आएगी तो व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। व्यापार ऐसा क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में भी कोई भी काम हो तो उस पे व्यापार पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। इस क्षेत्र में जैसे योजनाओं में और योजनाएं हो रही हैं, कोई भी योजना चल रही है, रेल की चल रही है, हवाई जहाज की चल रही है, आवास चल रही है, या एमएसएमई की चल रही है, इनसे सबसे व्यापार पे फर्क पड़ता है। व्यापार अच्छा हो रहा है, पहले से आय दुगनी हुई है लोगों की देश में। आप कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग इससे कहीं ना कहीं खुश होगा। थोड़ा कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर बता सकते हैं जो बजट में खास और अच्छी बातें आपको लगी हो व्यापारी वर्ग के लिए? व्यापारी वर्ग के लिए दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय गोकुल योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। मत्स्य योजना को अलग से विभाग घोषित किया गया है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के और सी फूड का निर्यात दुगना हुआ है। ये सब चीजें व्यापार को बढ़ाती हैं और क्या बढ़ाती हैं। तो आप मान रहे हैं कि सरकार ने व्यापारी वर्ग की तरफ ध्यान दिया है, जो कि देना चाहिए था। बिल्कुल दिया। चलिए ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा जी भी बने हुए हैं, उनका रुख करती हूँ। शर्मा साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को? उसके बाद मैं किसान नेता स्वामी इंद्र जी का रुख करूंगी। देखिए सृष्टि जी, बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था, मेरा नंबर बड़ी लेट आया है।
जहां तक बजट का मामला आता है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बजट का तो अंदेशा कल हो चुका था। जब मैं आदरणीय मोदी जी को एक चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि असली बजट तो जब हम लोकसभा में दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे तब पेश करेंगे। मतलब ये था कि उन्होंने इस बजट को तो पहले ही नकार दिया था कि वो कोई बजट लेकर के नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई बजट की बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भाजपा की प्रवक्ता को, बड़े ध्यान से मैंने सुना है। उन्होंने किसान की बात की है, उन्होंने युवाओं की बात की है, उन्होंने महिलाओं की बात की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं को लखपति तो आप बढ़ाने जा रहे हो, लेकिन गैस के सिलेंडर का रेट कहाँ है, रसोई का बजट कहाँ है? आज महिला को खाने के लाने पड़े हुए हैं। आप युवाओं की बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे। युवा को तो आप इजराइल में भेज रहे हो और इजराइल में भेजकर अपनी शान उसको। लक्ष्मीकांत जी का ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऑडियो नहीं मिल रहा है जी, आप बात पूरी कीजिए सर। जी, तो देखिए इस तरीके से युवाओं के साथ जो छलावा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे 2014 के अंदर, आज करीब करीब इनको 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया करेंगे। 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ का रोजगार बन जाता है। कितने रोजगार केंद्र सरकार ने दिए हैं इन 10 सालों के अंदर, एक उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। 10 लाख करोड़ के बजट की बात करते हैं भाई, 10 लाख का तो आप तब दोगे ना, आपने कहा कि आपने रोजगार उपलब्ध करवाए हैं। लोन देना, 5,000 का लोन देना, 10,000 का लोन देना, पकौड़े तलना, चाय बेचना, ये रोजगार में शामिल नहीं है, बिल्कुल शामिल नहीं है। रोजगार का मतलब आपने सरकारी नौकरियों का वादा किया था। कितनी सरकारी नौकरियां पिछले 10 साल के अंदर दी गई है, वो केंद्र सरकार को उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। किसानों का मामला आता है, नेहा जी को सुन रहा था जो शायद भाजपा की प्रवक्ता है, वो बड़े शान से बता रही थी कि 500 रुपए महीना, यानी कि 6,000 रुपए साल के 500 रुपए महीना किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। एक तरफ तो किसान के लिए 500 रुपए महीना दे करके मैं कहता हूँ सम्मान नहीं, किसान का अपमान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि 500 रुपए महीना का मतलब 17 रुपए हर रोज के, जिसमें एक बीड़ी का बंडल तक आ नहीं पाता किसान के लिए। दूसरी तरफ इनके जो उद्योगपति मित्र हैं, जो जिनको बड़े बड़े लोन इन्होंने दिए हैं, पिछले 10 साल के अंदर 55 बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान से व्यापार करते करते विदेश को भाग चुके हैं, हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर। उनके बारे में केंद्र सरकार ने क्या किया है, सीतारमण जी ने क्या किया है, क्या भाजपा की सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। किसान के लिए 500 रुपए महीना यानी 17 रुपए हर रोज के, उद्योगपति मित्रों के लिए करोड़ों रुपए की खैरात मांग देते हैं। जो उनको अनुदान दिया जाता है, जो उनको लोन दिया जाता है, उसको बच्चे खाते में डाल देते हैं। दोहरा मापदंड किस लिए, इतना भत्ता मजाक किस लिए? दूसरी बात, इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करने का। ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कितने किसानों की आय दुगनी होती है। बड़ी शान से ये बता रहे थे कि पहले की सरकारों में किसान आत्महत्या ज्यादा करते थे, अब आत्महत्या कम करते हैं। मैं भाजपा प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि 750 किसानों ने तो अपनी जान दिल्ली के बॉर्डर पर 3 काले कानूनों के खिलाफ दे दी है। तो आप किस तरीके की बात करते हैं? ठीक है सर। युवाओं को रोजगार नहीं देते। देखिए एक मिनट, जो युवाओं को आप विदेश भेज के आप उसमें अपनी शान समझते हैं कि विदेश में जाकर के हिंदुस्तान का नौजवान दिहाड़ी मजदूरी करेगा तो केंद्र सरकार की वाहवाही होती है। दूसरी तरफ कोरोना का जिक्र मैडम सीतारमण जी ने किया और भाजपा प्रवक्ता ने भी किया है। 20 लाख करोड़ का कोरोना के अंदर बजट दिया गया, बता जो इन्होंने कहा कागजों के अंदर, जो इन्होंने मुंह से कह दिया, वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। 20 लाख करोड़ रुपए वो लोगों की जेब में गया है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जेब में गया है, कुछ तो इनको बताना चाहिए, कुछ तो साफ करना चाहिए। ये 2 करोड़ 3 करोड़ मकानों का जिक्र करते हैं। भाई 2 करोड़ मकान आपने बातों में दिए हैं या कागजों में दिए हैं? ठीक है, आवाज की भी बात करेंगे। आपने देखिए रोजगार की बात की, तमाम मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए। मैं अब रिएक्शन स्वामी इंद्र जी से लेना चाहूंगी, किसान नेता है, किसानों के लिए किस तरह का रहा ये बजट? स्वामी इंद्र जी। सृष्टि जी, मैं पहले ही कह रहा था कि सरकार जो है किसानों को लेके चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार के केंद्र बिंदु में ना तो इस देश की आम जनता है, ना ही किसान। ये उद्योगपतियों को खुश करने में लगे हुए हैं और उनकी जो निगाह है किसानों के ऊपर नहीं, उनकी जमीनों के ऊपर। हरियाणा सरकार ने एक कानून पास कर दिया
जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे थे, हमें 3 काले कानून वापस कराने में हम लोग जो कामयाब हुए, उसी दौरान हरियाणा सरकार ने 28 सितंबर 2021 में कानून पास किया कि किसानों की जमीन जो सरकार अपनी मनमर्जी तरीके से ले पाई। तो ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी केंद्र सरकार को खुश नहीं कर रही, क्यों? पूंजी को ये खुश कर रही थी कि देखिए जो केंद्र में नहीं हो पाया वो हमने हरियाणा में कर दिया। यानी कि हरियाणा किसानों को समझाना चाहिए कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है इस सरकार के कार्यकाल में। हाँ, इनके प्रवक्ता बार-बार बोलते हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। 50 का जो फार्मूला है, लाभकारी मूल्य प्लस 50, वो हमने दे दिया। मैं समझता हूँ कि वाकई इन्होंने दे दिया है। कैसे दे दिया? किसान की जो आय है लगभग 27 रुपए प्रति है, और ये 500 रुपए जो महीना हमारे को खिलाफ जो बांट रहे हैं यानी कि लगभग 17 रुपए, तो उसको जोड़ ले तो यानी कि 1.5 गुना तो हो गया। सरकार इस प्रकार से 1.5 गुना करने जा रही है। अभी बता रहे थे कि मत्स्य उद्योग को अलग कर दिया, डेयरी फार्मिंग को अलग कर दिया, तिलहन को हमने अलग कर दिया। अरे बहुत अच्छा किया आपने, पर ये बताओ तिलहन में किसान जो सरसों लगा रहा है उसको सरसों की खरीद हो रही है? पूरे भारत में नहीं हो रही है। एमएसपी की कहीं खरीद नहीं हो रही, क्योंकि एमएसपी चर्चा प्रधानमंत्री करते तो है कि देश के अंदर एमएसपी कानून आएगा, पर संसद के अंदर आज संसद में मैंने कहा था बैठकर चैनल पर, क्या संसद के अंदर एमएसपी पर चर्चा कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे? कानून लाना बड़ी दूर की बात। तो ये एमएसपी बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि एमएसपी बोलने से इनके आका इन पे घूरते हैं, उनका गला सूखता है। हाँ। ये अपने आकाओं से डरते हैं। पूंजीपति जिनके आका है, अडानी अंबानी, जो उनके बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्हें समझा देते हैं खबरदार अगर आपने किसान के पक्ष में एक भी शब्द निकाला, क्योंकि वो एविडेंस बन जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। आज जो है देश के अंदर किसान को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यही कारण है कि जब किसान का उत्पाद मंडियों में आता है तो इनकी विदेश पॉलिसी जो है खाद्य की बदल जाती है, वहाँ टैक्स बढ़ जाता है ताकि किसान का उत्पाद वो औने पौने भाव में खरीदे जाए। ये वो बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी, तो कुल कारण ये नहीं कि महंगाई नहीं बढ़ी, कारें महंगी नहीं हुई, मोटरसाइकिल महंगी नहीं हुई, मोबाइल महंगे नहीं हुए, टीवी महंगे नहीं हुए, या दूसरे यंत्र दूसरी चीजें महंगी नहीं हुई, ऑटोमोबाइल नहीं महंगा हुआ। मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे लगा पहले एक बार सबको मैं सबके रिएक्शन ले लूं ताकि आप सबके रिएक्शन पर जो है थोड़ा डिटेल में जवाब दे पाएं। ठीक है स्वामी इंद्र जी, हमने आपकी सारी तमाम बातें सुनी। देखिए नेहा धवन जी, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं से आपसे भी मैं सवाल करूंगी। ज्ञान की बात हुई थी जिसमें जैसा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात की जा रही थी। देखिए मैंने प्रियदर्शनी जी से भी बात की, हालांकि वो महिला है तो महिला के तौर पर वो इस बजट को किस तरह से देख रही हैं वो ज्यादा खुश नजर नहीं आई। लेकिन क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये जो पूरी डिबेट है ये पूरी बीजेपी के अगेंस्ट हो रही है, इसलिए मैं खुद भी गिना देती हूँ कि हालांकि महिलाओं के लिए लखपति दीदी का जिक्र किया, इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को लेकर जो आई वो एक सरकार का अच्छा कदम था। आपने किसान नेता को भी सुना, आपने व्यापारी वर्ग को भी सुना, व्यापारी वर्ग थोड़ा सा यहाँ पर खुश नजर आया है। एक बार आप भी डिटेल में बता दीजिए क्या वाकई पूरे ज्ञान जिसकी बात हो रही थी उस पर फोकस अच्छे से किया गया। और मैं इस सवाल को आपसे यूं भी पूछना चाहूंगी नेहा धवन जी कि सरकार का ज्यादा फोकस किस पे था, बजट को बैलेंस्ड रखना या जो उम्मीदें हैं बजट से जो हर वर्ग कर रहा था उसको कहीं ना कहीं पूरा करना, उस पर खरे उतरना? नेहा धवन जी। देखिए सृष्टि जी, लगभग 40 मिनट से मैं सभी को बहुत आराम से सुन रही थी और मैं आपसे भी ये अनुरोध चाहूंगी और बाकी सबसे भी कि जितना आराम से आपने मुझे सुना और मुझे बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबको जवाब देने का वक्त जरूर दीजिएगा, क्योंकि 40 मिनट से मैं सबकी बात सुन रही थी। दूसरी बात पे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी सृष्टि जी, देखिए शायद मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो शायद इकोनॉमिक्स ना हो, हम शायद इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरीके से, बजट को इतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए, लेकिन हमारे साथ दो एक्सपर्ट आपने बोला, नितिन जैन जी और सुभाष सपड़ा जी जुड़े हैं जो कि डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट से डील करते हैं। तो उन्होंने जो विश्लेषण दिया वो विश्लेषण जो है आपने खुद सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस बार के बजट को जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है उनको वो कितनी पॉजिटिवली देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया इस बजट को लेकर, हमने कोई खाली फोकी घोषणाएं नहीं की, हमने केवल घोषणा करके नहीं छोड़ा और ना ही हमने इस बात को, देखिए शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल की बात होती है। शॉर्ट टर्म गोल है कि आज हम घोषणाएं कर देते और उससे हम
कोई भी जो कि विपक्ष जन कह सकते हैं कि ये घोषणाएं आज इसलिए की गई हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन हमने उस शॉर्ट टर्म गोल को नहीं रखा। हम चल रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल को लेकर, 2047 के भारत के मॉडल को लेकर। हमने अपने शॉर्ट टर्म गोल को कोई तवज्जो नहीं दी, हम लॉन्ग टर्म गोल को लेकर चल रहे हैं। इस बात का हमारे एक्सपर्ट भी इस बात का समर्थन करते नजर आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, आप पीछे जाकर रिवाइंड करके सुनिएगा क्योंकि वो अभी भी झूठ बोलेंगे कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 3000 ITIs खोले। बिल्कुल गलत, उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया, उन्होंने गलत सुना, हो सकता है मुंह से निकल गया हो। निर्मला सीतारमण जी ने एक ही बात कही कि हमने 7 नए IIT खोले, हमने 16 ट्रिपल IITs खोले, हमने 15 एम्स खोले और 390 हमने नए कॉलेजेस बनाए, महाविद्यालय बनाए भारत में। ये डाटा करेक्ट कर लीजिए। हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना ही झूठ का समर्थन करने की आदत है। जहां तक बात है महिलाओं की, तो हमने महिलाओं को मालिकाना हक दिया। हमने मिडिल क्लास के लिए नई आवासीय योजना जो है वो लाए। हम लगभग 2 करोड़ के आसपास और नई आवासीय योजना PM आवास योजना में देंगे। PM मुद्रा लोन में 30 करोड़ कर्ज जो है वो महिला उद्यमियों को दिया गया। महिला उद्यमियों को 33% आरक्षण राज्य और लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए हमने वो दोनों सदनों में पास कराया, उसको देने की हिम्मत हमने की। 3 तलाक को हटाने की बात और हटाया वो हमने किया। महिलाओं के लिए जो काम हमने किया है वो किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। हमने आज औसत आय बढ़ाई, 50% जो है औसतन आय बढ़ चुकी है। इसका समर्थन जो है वो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो इस डिबेट में जुड़े हैं वो भी कर रहे हैं। हमने मुद्रास्फीति को भी बढ़ाया है। जो कर्ज का परसेंटेज है GDP के ऊपर आधारित हो वो हमने कम किया है, वो दर हमने कम की है। डे बाय डे हमारे जितने भी बजट आए हमने उसको कम किया है। अभी बात कर रहे थे नितिन जी कि 7 लाख भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है कर रहित करना। ये सच बात है सृष्टि जी, क्योंकि कांग्रेस के समय 2014 तक लगभग 2.5 लाख के आसपास की इनकम थी जो कर रही थी। अगर हमने 9.5 पौने 10 सालों में इसे 7 लाख कर रहित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो है वो मांग कर रहे थे कि हमने इतने लाख रुपए कहाँ पे, करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, इसका एक श्वेत पत्र जारी करे। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केवल 11 किलोमीटर के लगभग प्रतिदिन सड़क बनती थी। हमने इसको 2 गुना और कई जगह पर 3 गुना प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया है, उस पर भी खर्च होता है। हमने 80 लाख लोगों को जो है राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन देने में भी खर्च होता है। हमने कोविड के समय में 220 करोड़ वैक्सीनेशन किया, उसमें भी खर्च होता है। हमने अन्य देशों की सहायता की, उसमें भी खर्च होता है। हमने अन्य देशों को ऐसी मुश्किल की, वित्तीय मुश्किल की स्थिति में, एशियाई देशों को, अफ्रीकन देशों को, अपने पड़ोसी देशों को लगभग 2018-19 में 7,267 करोड़ रुपए हमने उनको कर्ज भी दिया है। हमने 2019-20 में ये कर्ज बढ़ाकर पड़ोसी मुल्कों को कर्ज दिया है, लोन दिया है। 9,059 करोड़ रुपए हो गया है। आप देखिए कि कहां पर भारत खर्च कर रहा है। आज जो नए कॉरिडोर बन रहे हैं, हमने मत्स्य विभाग को अलग किया, साथ में हमने ये भी कहा आपको कि हमारे सी फूड का जो निर्यात है वो देश में आज 2 गुना हो गया है। इससे पहले आप देखें कि रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि FII और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में भी बढ़ोतरी हुई है। इसको भी एक्सपर्ट जानते हैं। FDI के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हम FDI निवेश के मामले में नंबर 1 हो चुके हैं। आप देखिए, चीन में बड़ी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, हमने आज वो चीन को छोड़कर आज वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रहे हैं। और ये सत्य है, इसको सत्य स्थापित करने के लिए कोरी घोषणाएं नहीं है, ये सत्य है। और आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे सत्ता में 2014 में, उन्होंने एक नारा दिया था और देश को जो है लोकल से वोकल का नारा दिया था। और उन्होंने ये बात कही थी कि हम स्वयं जो है उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी करेंगे। उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट नितिन जैन जी और सुभाष टपड़ा जी ने ये बात बताई है कि MSME सेक्टर किस तरह से देश में पिछले 10 वर्षों में उसने बढ़ोतरी की है। और हमने उनको वित्तीय सहायता जो देने की, जो उनको हमने आश्वासन ही नहीं दिया था, हमने उनको मदद भी की है। हमने बजट में उसका करोड़ों का प्रावधान रखा था। और आज
आज अगर हम उसी स्लैब को कंटिन्यू कर रहे हैं इस बजट में, अंतरिम बजट में, जो कि एक छोटा सा इसका 3 महीने का कैप्सूल ही है ये, लेकिन इस बजट के अंदर भी हमने उसको कंटिन्यू रखा है। हमने अगर कर में कोई छूट नहीं दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हमने कोई नुकसान कर दिया। हमने जितना कर छूट आज दे रखा है वो भी भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा है, और वो भी हमारे जो व्यापारी गण है उससे वो उनको राहत थी और वो खुश थे। एक छोटी सी और बात बताऊंगी, जो हमने 149 यानी लगभग 150 के आसपास, एक कम 150 के आसपास हमने जो एयरपोर्ट्स का निर्माण किया है, हमने रेलवे कॉरिडोर्स का निर्माण किया है, हमने वंदे भारत ट्रेन्स का निर्माण किया है, हमने रेलवे को विद्युतीकरण से जोड़ा है। ये भी जो यातायात के साधनों में हमने वृद्धि की है, यहाँ हमने पैसा खर्च किया है। ये पैसा भी व्यापार को और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ही बात है, क्योंकि जब तक यातायात के साधन सुचारू रूप से नहीं होंगे तब तक व्यापार कैसे बढ़ेगा, तब तक अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। आज अगर हम $5 ट्रिलियन की जो है अर्थव्यवस्था बने हैं, और लगभग अभी आपके सामने नितिन जी भी बता रहे थे कि सुभाष जी भी बता रहे थे कि $3.5 ट्रिलियन की जो हमारी एक अर्थव्यवस्था कायम हो चुकी है, उसमें भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आज जो ये प्रयास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, अन्य किसी भी पार्टी के सदस्य यहाँ बैठकर कुछ भी बोलते रहे, शायद मेरी तरह उनको इतना ज्यादा फाइनेंशियल ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आज हम एक्सपर्ट्स की बात को झुठला नहीं सकते यहाँ पर बैठकर। जहां तक किसानों की बात है, मैं छोटी सी बात इंद्र जी का जवाब देना चाहूंगी। इंद्र जी, एक जनरल बात है, एक ह्यूमन टू ह्यूमन बात है, एक मनुष्य होने के नाते मैं आपसे एक बात करती हूँ, क्या देश का प्रधानमंत्री आपकी बात को स्वीकार करने के बाद अगर वो 3 कानून वापस ले लेता है, क्या इसमें उनके प्रति कृतज्ञ भाव नहीं होना चाहिए? आज अगर हम किसानों को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति पर रखते हैं, किसान सम्मान निधि को आज आप 500 रुपए प्रति माह के रूप में तोल रहे हैं, क्या आप पिछली सरकारों के समय में जब उनको 0 रुपए दिए जाते थे आप उसके साथ खड़े थे? और एक छोटी सी आखिरी बात मेरी आपके लिए इंद्र जी, जो ईडी के विषय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछताछ हो रही है, जिसमें 1500 एकड़ जमीन पर किसानों के साथ फर्जीवाड़ा धोखेबाजी की गई, क्या किसान नेता उस विषय में भी किसानों के साथ खड़े मिलते हैं? क्या आप लोग उनके साथ खड़े हैं? आप लोग उस विषय में आंदोलन पर क्यों नहीं उतरते अगेंस्ट भूपेंद्र हुड्डा? ठीक है स्वामी, आपका मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, आप थोड़ा जवाब और अच्छे से लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, आप लोगों से हम बातचीत करेंगे, मैं सीधा उनका रुख कर रही हूँ, फिर मैं लौटूंगी। मैं रोक रही हूँ नेहा धवन जी, आपको भी आपको भी लूंगी आपसे रिएक्शन। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं, सीधे लाजपत का रुख करते हैं, शायद आम लोगों के बीच वो खड़े हैं, उनसे रिएक्शन भी वो लेंगे। लाजपत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए बजट जो है, बजट देश की गति बढ़ाता है। मेरे साथ मौजूद युवा है, सबसे बड़ी चीज है युवाओं को रोजगार की जरूरत है। बजट को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार का आखिरी बजट भी आना है, चुनाव मुद्दा रहेगा, चुनाव से पहले लोगों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि बजट में पूरा देश चलना है। आप युवा है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि रोजगार की जरूरत है, खाने पीने की चीजों की जरूरत है, प्रॉपर्टी की जरूरत है, जो पूरा देश जो है बजट पर चलता है, आप किस नजर से देखते हैं बजट को? एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोजगार सबको मिलना चाहिए, जो अभी ऑफिसर्स नहीं भर रहे सीट्स, ये कौशल रोजगार के अकॉर्डिंग तो वो भरनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रही इन्फॉर्मेशन, सीटें खाली पड़ी हैं, और बाकी प्रॉपर्टी जो लोग कच्चे मकान है तो क्या लगता है बजट में काफी राहत मिलेगी लोगों को? गवर्नमेंट के पास जाएगी, पता चलेगा दिक्कतें तो वो क्यों नहीं करेगी, सरकार हम सबके लिए करेगी। एक युवा और है, वो हमारे साथ मौजूद है, आप क्या मानते हैं आखिरी बजट होगा सरकार का और चुनाव भी नजदीक है, तो आखिरी बजट में क्या उम्मीद मानते हैं, क्योंकि बजट पूरे देश की गति बढ़ाता है और देश की जो गति किस तरीके से बढ़नी चाहिए, किस तरीके का बजट आना चाहिए ताकि खाने पीने की चीजें हैं या जो प्रॉपर्टीज है या जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उनको बजट में सभी चीजों को शामिल किया जाता है, तो बजट को किस नजरिए से देखते हैं आप? बजट का यही है, अब होना चाहिए, लास्ट है ये अभी, और सबको रोजगार मिलना चाहिए, वो बच्चे हैं जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो रोजगार को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा। आप बजट को किस तरह, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आखिरी बजट होगा सरकार का, तो क्या उम्मीद मानते हैं, खाने पीने की चीजें सस्ती, प्रॉपर्टी सस्ती या रोजगार? सारी चीजें मैं बेरोजगार
कमाएगा तो इंसान खर्च करेगा ही। जी जी, क्या क्या कहना चाहते हैं? कमाएगा तो इंसान खर्च करेगा ही, मेन तो कमाई और लोगों की, तभी घर बना लेगा, सब कुछ कर लेगा अपना। तो क्या देश तभी तरक्की कर पाएगा जब बजट अच्छा होगा, देश को गति मिलेगी, व्यापार मिलेगा, खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी, रोजगार होगा, तो देश गति कर पाएगा। रोडों की क्या हालत है? रोडे अभी भी ढंग से प्रॉपर नहीं है, बट हाँ कर रहे हैं काम, अभी भी कर रहे हैं, पर हाँ अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। बट अब बजट आएगा तो और अच्छा हो जाएगा, जिस तरह से वो फोकस करेंगे अलग अलग रोड पे, प्रॉपर्टीज पे, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पे, इन सब पे। बाजार को क्या देखते हैं? महंगाई का असर लगातार दिखाई दे रहा है। क्या बजट में कुछ महंगाई पर कुछ दिखाई देगा कि बजट, क्योंकि बजट में महंगाई सब चीजों को बैलेंस किया जाता है, बजट के बाद जो गति जो है वो देश की बदलती है। देखते हैं, अभी पता चलेगा। अभी आज तो उसका बजट आया है पूरे इंडिया का, इंटरिम बजट। अब देखते हैं हरियाणा सरकार कौन सा बजट कैसे निकालती है अपना बजट। तो बजट में क्या उम्मीद मानते हैं? जैसे रसोई का जो चीजें हैं वो खाने पीने की चीजें होती हैं, सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर पर भी हाहाकार मचा हुआ है, सिलेंडर भी काफी महंगा हो चुका है। तो जैसे विपक्ष भी कहता है कि सिलेंडर सस्ता कर देंगे और चुनावी मुद्दा भी रहेगा, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि खाने की चीजों सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो रसोई होती है। गैस सिलेंडर के प्राइसेस कम होने चाहिए, थोड़े से सब्सिडी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ताकि जो गरीब भी है उनके लिए भी चूल्हा उनका भी जले, खाना पीना वो भी खा सकें, जो अभी लेबर काम करेगी सबके लिए, रोडवेज के लिए, सबके लिए। आप क्या मानते हैं? जैसे आप गांव के अंचल से हैं, किसानों को राहत मिलेगी इस बजट में? क्योंकि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है, अन्नदाता है, तो क्या किसान को भी कोई राहत मिलेगी इस बजट में? किसान का यही है, अभी जैसे हम किसान है और काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो लोग बाग भूखेंगे, हमें भी मिलेगा कुछ नहीं कुछ मिलेगा। कुछ राहत मिलेगी बजट में? हाँ मिलेगा। आप पढ़ाई करते हैं, आप युवा हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ाई की जो चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए इस बजट में, क्योंकि पढ़ाई की जो सबसे ज्यादा जरूरत है। जो गरीब बच्चे हैं उनको फिर सस्ती हो जाएगी, चीज़ों में नहीं उपयोग हो पाएगी, और फिर वो उनको भी पढ़ाई करने के आगे मिलेगा, जिससे पढ़ाई देश आगे बढ़ेगा, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ाई छोटे बच्चे जो गरीब होते हैं उनको भी चीज़ें मिलेंगी, वो भी हम हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बजट को लेकर युवाओं की ज्यादातर भागीदारी होती है। अब हरियाणा सरकार का आखिरी बजट है और चुनाव नजदीक है, तो क्या मानते हैं इस बजट में कितनी राहत मिलेगी? खाने पीने की चीजें हैं, या रोड है, या विकास की गति है, या रसोई है जो खाने पीने की सबसे जरूरी चीज होती है? तो इस बजट को आप किस नजर से देखते हैं? ये देख रहे क्या, महंगाई तो बहुत है, रोजमर्रा की चीजें जो है जरूरतमंद आदमी के लिए। चलिए ठीक है लाजपत, अलग अलग रिएक्शन जो है यहाँ पर लोगों के, युवाओं के जो है सामने आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका, और भी लोगों से आप आगे बातचीत कीजिएगा। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि स्वामी इंद्र जो है किसान नेता, वो जवाब देना चाह रहे थे नेहा धवन जी की बातों का।